देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक जा चुका है। रोजाना धीरे धीरे करके कोरोना के नए मामलों और मौतों का आंकड़ा कम होता जा रहा है। सरकार अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन आशंका यह है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। इसी बात का पता लगाने के लिए दिल्ली एम्स और WHO ने 4 राज्यों में 700 बच्चों पर सीरो सर्वे किया, जिसके नतीजे राहत देने वाले हैं। सीरो सर्वे में बच्चों में भी करीब बड़ों के बराबर ही सीरो पॉजिटिविटी मिली है, यानी बच्चे भी कोरोना से बड़ों के बराबर ही संक्रमित हुए हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। दिल्ली एम्स ने WHO के साथ मिलकर 5 जगहों पर 15 मार्च से 10 जून तक सीरो सर्वे किया था। अगरतला, दिल्ली, अर्बन और रूरल दोनों, भुवनेश्वर और गोरखपुर में 4,509 लोगों पर किए गए सर्वे में 700 बच्चे भी शामिल हुए थे। देश में ये पहला सीरो सर्वे था जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया। सीरो सर्वे की रिपोर्ट थोड़ी राहत देने वाली जरूर है, लेकिन सावधानियां रखनी बेहद जरूरी है, तैयारियां रखना भी जरूरी है। तो एम्स और WHO ने मिलकर यह सर्वे किया। सीरो सर्वे बच्चों को इसमें शामिल किया गया। करीब 700 बच्चों पर यह सर्वे किया गया और इससे यह मालूम चला है कि तीसरी वेव में अब तक जो आशंका जताई जा रही थी कि बच्चे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम ये सर्वे ऐसा कहता है, लेकिन फिर भी तैयारियां रखनी बहुत जरूरी हैं। थर्ड वेव में भी बच्चों का इतना इम्पैक्ट रहेगा। यदि आइसोलेटेड केसेस होगा, मोस्टली असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज होगा, सीवियर डिजीज डेथ काफ़ी कम होगा। बाकी रहा जो वैक्सीनेशन, जो हॉस्पिटलाइजेशन कम कर देता है, तो वैक्सीन हॉस्पिटलाइजेशन मतलब डेथ भी कम होता है। 75 to 80% प्रोटेक्शन देता है, वो बहुत ही बढ़िया जो गवर्नमेंट का है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का भी आया था स्टेटमेंट कि एक डोज अपना जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 71% प्रोटेक्शन देता है हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट, और 2 डोज देता है 92% प्रोटेक्शन। तो वैक्सीनेशन जो इफेक्टिव है, हम लोग को वैक्सीनेशन का चांस मिल रहा है, लेना चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये सीरो सर्वे में कैसे ये पता लगाया गया कि बच्चों पर ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि बच्चों को खतरा होने वाला है, बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन 2 से 17 साल के बच्चों पर संक्रमण का असर नहीं पड़ेगा, ये सर्वे में मालूम चला है। ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडीज दरअसल डेवलप हो गई हैं, क्योंकि वो बच्चे भी उसी तरह संक्रमित हुए जैसे वयस्क संक्रमित हुए। 5 जगहों के 10,000 लोग इसमें शामिल हुए इस सीरो सर्वे में, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। 4 राज्यों के 4,500 सैंपल को आधार बनाया गया। तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे कि नहीं, इसको लेकर यह बड़ा खुलासा इस सर्वे में हुआ है। 2 से 17 साल के 700 बच्चे शामिल किए गए। 18 साल से कम के सीरो प्रिविलेंस 55.7% सामने आया है। 77% सीरो पॉजिटिव बच्चों में संक्रमण का लक्षण नहीं था। यह अब तक की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रजत अग्रवाल, माफ कीजिए, जुड़ गए हैं हमारे साथ। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रजत, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या इसे आप राहत की खबर मानते हैं? क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान और तमाम दूसरे राज्यों में बच्चे लगातार बीमार भी पड़े, जिससे ये आशंका बढ़ गई। लेकिन अब ये सर्वे सामने आया है, एम्स WHO ने मिलकर ये सीरो सर्वे किया है, 700 बच्चों को इसमें शामिल किया गया और ये कहा जा रहा है कि नहीं, डर की बात नहीं है। क्या इसे एक राहत की खबर मानी जाए? देखिए, ऐसा है कि जो भी पहले फर्स्ट वेव आई, उसमें सबसे पहले 65 एज के ऊपर के लोग प्रभावित हुए। उसके बाद सेकेंड वेव में हमने देखा कि 30 to 50 एज के लोग भी प्रभावित हुए। लेकिन हम जैसा पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि थर्ड वेव अगर आएगी तो उसमें बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। लेकिन जब ये सर्वे डिटेल में आया तो उसमें ये देखा है कि जितने बड़े इफेक्ट हुए हैं उतने ही बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये कहना कि सिर्फ बच्चे थर्ड वेव में इन्फेक्ट होंगे, ये इस सर्वे के हिसाब से उतना अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। सो होपफुली ये हमारे लिए काफी राहत की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो सावधानी हम बरत रहे हैं,
वो हम उस पे छोड़ मैं दें। आती हूँ डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि सावधानियां बरतनी भी जरूरी है आम लोगों की तरफ से और सरकारों प्रशासन की ओर से तैयारियां रखनी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जैसा पहले फाइंडिंग सामने आई है बहुत कुछ अनिश्चित रहा है इस वायरस के संदर्भ में, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, मैं सीरो सर्वे के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि ये कितना ऑथेंटिक होता है, कैसे इसे अंजाम दिया गया, और अगर पहले से भी डॉक्टर गुलेरिया ये कह रहे थे कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बच्चे प्रभावित होंगे बड़ी संख्या में, इसलिए चिंता मत कीजिए, तो कैसे हम देखें इस पूरे सर्वे को, क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, उसमें ऐसे जो सर्वेस, जब भी सीरो सर्वेस किए जाते हैं उसमें रैंडमली कुछ पॉपुलेशंस को आप सैंपल साइज बनाया जाता है और उसके हिसाब से उनके अंदर एंटीबॉडीज टेस्ट की जाती हैं कि जिनको इन्फेक्शन का सिम्टम्स नहीं है, जो कोविड डायग्नोज नहीं हुआ, उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली कि नहीं। तो अगर उसमें से जितने लोगों में एंटीबॉडीज मिलती हैं, इसका मतलब है उनको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ है। सो अगर उसका नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में नंबर ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा है, तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी बनने का चांस काफी ज्यादा है। तो सीरो सर्वेलेंस का सर्वे का मतलब ये होता है। अब जैसे कि सर्वे में पाया गया कि ऑलरेडी काफी हाई नंबर है और थर्ड वेव में बच्चों का इफेक्ट होना कम है, सो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये बात सही हो, लेकिन सरकार को और हम लोगों को अपना बरकरार रखना है, तैयारी बरकरार रखनी है और उसमें कतई ढील नहीं देनी है। जी, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, ये कहा जा रहा है कि बच्चे भी उसी संख्या में संक्रमित हुए कोरोना से जितने अडल्ट संक्रमित हुए, इसीलिए बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना की तीसरी वेव आई और उसमें भी इसी तरह से बच्चों और अडल्ट्स पर खतरा होता है तो बच्चे भी फाइट करेंगे, और चूंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है इसलिए उनके संक्रमित होने के भी चांसेस कम हैं। लेकिन क्या ये समझा जाए कि अब तक जो बच्चे संक्रमित हुए, हमने देखा कि जो मौतें हुई हैं उसमें एक अलग तरीके से हमने बच्चों की संख्या नहीं देखी। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे अब तक कोरोना से फाइट करने में उनके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो ठीक रही है और कोरोना से फाइट करने में वो सक्षम रहे हैं? इससे क्या ये साबित होता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों के अंदर जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है वह आमतौर पे माइल्ड और या एसिम्प्टोमेटिक होता है। ज्यादातर बच्चों को यही इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम बुखार हुआ, थोड़ा शरीर में दर्द होना, और वो यूजुअली हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो जो सीवियर इन्फेक्शन है जैसे एडल्ट्स में अंदर हुआ, बच्चों में आमतौर पे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में नहीं देखा गया। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि थर्ड वेव में भी अगर बच्चे इन्फेक्ट होंगे तो ये डिजीज माइल्ड होगी और उतनी सीवियर नहीं होगी जितनी बड़ों में होती। एंटीबॉडीज को हम जब देखते हैं बच्चों के अंदर, वयस्कों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर, बुजुर्गों में सबसे ज्यादा खतरा होता है कोरोना से संक्रमित होने का, क्योंकि एंटीबॉडी कम होता, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी है वो कम होती है। एंटीबॉडीज किस तरीके से काम करती है अलग अलग आयु वर्ग पर, ये भी जरा समझाएं। देखिए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जो एल्डरली होते हैं 65 प्लस, उसके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो जब भी वायरस उनको इफेक्ट करता है सो बॉडी से जो लड़ने की क्षमता है वो हमारी इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है। एल्डरली में और एज ग्रुप, एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद उतना अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता और वो बॉडी, इसलिए वायरस का इफेक्ट ज्यादा होता है। जो बच्चे होते हैं because of the nature and because that is how it has been made, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए वो वायरस से अच्छी तरह लड़ सकते हैं और उसका वायरस का सीवियर इफेक्ट बच्चों पे आमतौर पे अभी तक नहीं देखा गया है जितना 65 प्लस या 70 प्लस एज ग्रुप में देखा गया। जी, डॉक्टर जितेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सफदरजंग अस्पताल की ओर से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शेखावत। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि क्या इसे आप राहत भरी खबर मानते हैं, क्योंकि पहले कोरोना वायरस ने बहुत चौंकाया है और बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है इसके जो ट्रेंड्स हैं, जिस तरह से ये बिहेव करता है। ऐसे में अगर ये सर्वे कह रहा है कि बच्चों पर खतरा नहीं है तो क्या माना जाए इसको, और क्या ये सुकून भरी खबर के तौर पर देखा जाए, या फिर हमें अपनी तैयारियां वैसे ही रखनी है जैसे शुरुआत में कहा जा रहा था कि थर्ड वेव में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं सबको गुड इवनिंग बोलना चाहता हूं, और जहां तक सवाल है कि थर्ड वेव के रिगार्डिंग, तो देखिए बच्चों के लिए तो मेरा मानना है कि सुबह से ही कोरोना वायरस के रिगार्डिंग
एक अच्छी खबर ये रही है कि उन्होंने बच्चों में सीवियरिटी नहीं दी है। तो दूसरी बात उसमें रीजन ये भी है कि बच्चों की, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चों की इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ी जल्दी लर्न करता है। लर्न मतलब किसी भी जो भी चीज के लिए हम इनको इनपुट देते हैं तो इम्यून सिस्टम बड़ी जल्दी से उसकी मेमोरी बना लेता है और अच्छा फाइट करता है। ठीक है, तो ये ऐसे इश्यूज हैं। और साथ में दूसरी बात ये भी है कि जो जितने भी वायरस के रिगार्डिंग म्यूटेशन हुए या चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस बच्चों के रिगार्डिंग कभी भी फेवरेबल नहीं रहे वायरस में, जो भी चेंजेस आए जी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और सुकून की बात भी है कि क्योंकि बच्चों के लिए इंडिया में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किसी भी टर्सरी सेंटर में भी जाओगे आप तो वहाँ भी बच्चों के लिए पूरी केयर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रही, क्योंकि इंडिया में इतनी लार्ज पॉपुलेशन और इतना बड़ा सिस्टम चाहिए। अगर सच में बच्चों को इन्वॉल्व कर लेता है ये वायरस तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती थी इन सब चीजों को देखते हुए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, सुगंधा साहू झारखंड से हैं हमारे साथ। सुगंधा जी, आपका क्या सवाल है? सुगंधा जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। मैम, मेरा शरीर में प्रॉब्लम है, ये अस्थमा है और हार्मोन लेवल कम है, तो क्या मैं सुई ये ले सकते हैं वैक्सीन? आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए पहले। जी, मेरा नाम है सुगंधा साहू, उम्र है 35 वर्ष। जी, आप सवाल पूछिए। जी, मेरा शरीर में अस्थमा का प्रॉब्लम है और हार्मोन लेवल 7 में है और थोड़ा मेरा शरीर में 5 साल से कनकनी भी है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर रजत, नहीं आया, क्या पूछा उन्होंने? इन्हें कुछ खास तरह की दिक्कतें हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं उसे फिर से एक बार बताइए सुगंधा जी। ये जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन ले सकते हैं? जी जी, शरीर में कनकनी है, पूरा शरीर में कनकनी है और अस्थमा है, सांस का रोगी है और हार्मोन लेवल मेरा 7 आ गया है, तो वैक्सीन में हमको दिक्कत होगा क्या, इसीलिए हम कॉल किए हैं। ठीक है डॉक्टर रजत। जो मुझे समझ में आया कि देखिए, एज सच वैक्सीन लेने का कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई ऐसी मनाही नहीं है। आप वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन जो भी फिर भी आप एक बार जो भी अपने डॉक्टर्स को आप जिनको भी कंसल्ट करते हैं, जिनको भी आप दिखाते हैं, अस्थमा है सर, इनको अस्थमा है, जिन लोगों को अस्थमा वाले, अच्छा अस्थमा है, ओके। तो अस्थमा है तो अस्थमा आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन इनफैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। जो अस्थमा के लोग हैं उनको ये कोरोना वायरस से ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, सो इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और उसमें कतई कोई परहेज ना करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सुगंधा जी के साथ और भी जो दर्शक हैं, अगर अस्थमा से पीड़ित हैं, अगर वो सुन रहे हैं हमें, तो वैक्सीन लगवाने में कोई समस्या नहीं है। हमारे डॉक्टर्स जो पैनल में जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ये श्योर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजत आपका, डॉक्टर जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था बातचीत करने के लिए, लेकिन कुछ अच्छी खबरें, राहत की खबरें आ रही हैं कोरोना से जुड़ी हुई, तीसरी वेव से जुड़ी हुई, लेकिन तैयारी रखना बहुत जरूरी है और लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, क्योंकि तीसरी वेव बहुत खतरनाक हो सकती है। बार बार अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इसलिए आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।